आज बच्चों अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। पहले ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल देना आप, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कॉलम, ठीक है। इसको आप डिनोट करते हो कॉलम को, कॉलम का शॉर्ट नोटेशन होता है सी से इसको डिनोट किया जाता है। अब चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो जो चार्ज होता है, देखो पूरा नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन हम इसको शॉर्ट के अंदर जो है ओनली फॉर चार्ज से इसको चार्ज कहेंगे। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। क्लियर। किसी की भी डेफिनेशन देते हैं अपन तो, या उसका ऐसा यूनिट फाइंड आउट करते हैं, तो वो ऐसा यूनिट अगर वो क्वांटिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है तो उसको फंडामेंटल यूनिट्स जो है आपने 11 में पढ़े होंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उन 7 फंडामेंटल यूनिट से अपन उसकी जो है बनाते हैं, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो जो चार्ज होता है बच्चों, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो 1 कूलम किसके इक्वल होगा, 1 कूलम इक्वल टू 1 करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो 1 कूलम किसके इक्वल है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर। अब अपन इस 1 कूलम को जो है डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन दे देते हैं 1 कूलम चार्ज क्या होता है। तो हेडिंग डाल देना आप, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज क्या होगा, तो 1 कूलम चार्ज इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बाय 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बाय 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। टाइम को 1 कर दो आप, करंट को भी 1 कर दो, तो चार्ज की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकेंड तक फ्लो की जाए तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम होगी। तो आप इसको लिखे डेफिनेशन को 1 कूलम चार्ज की। 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बाय 1 एम्पियर करंट ड्यूरिंग 1 सेकेंड। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड तक अगर मैं 1 एम्पियर करंट फ्लो करूँ तो जो चार्ज का अमाउंट होगा वो 1 कूलम होगा। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये चार्ज का ऐसा यूनिट था। चार्ज का इसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछ ले, कोई डायमेंशन बताओ, 11th में हमने डायमेंशन निकाली थी ना, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे आप चार्ज की। तो देखो भाई, टाइम जो है, टाइम की डायमेंशन होती है T1। क्या होती है, T1। और करंट की डायमेंशन होती है A1। तो T1 A1 या TA जो है ये इसकी डायमेंशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज की डायमेंशन आपको आनी चाहिए ताकि इससे अपन आगे दूसरी डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, चार्ज का एक सीजीएस यूनिट भी होता है जिसको आप बोलते हो स्टेट कूलम। क्या बोलते हो, स्टेट कूलम या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU से डिनोट करते हैं, स्टेट कूलम कहते हैं अपन इसको। 1 स्टेट कूलम जो होता है, 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम, उसमें 3 × 10⁹ ESU होंगे। 1 कूलम जो चार्ज है उसके अंदर कितने भाई, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होंगे या स्टेट कूलम होंगे। क्लियर। ये सीजीएस यूनिट है चार्ज का। देखो, चार्ज का अगर आपको एक बहुत बड़ा लार्ज यूनिट अगर यूज़ करना हो, कई जगह इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत बड़े लार्ज यूनिट यूज़ किए जाते हैं, तो चार्ज का एक और यूनिट होता है जिसको अपन बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, फैराडे। और 1 फैराडे में होते हैं 96,500 कूलम चार्ज। इतना चार्ज होता है 1 फैराडे में, ठीक है। इसको आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट, जो हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जो है अपन ने ऐसा यूनिट पढ़ा, ठीक है। आपको जो पिछले लेक्चर के अंदर चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई गई, उन सब प्रॉपर्टीज़ को अपन डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट अपन दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अब हेडिंग लगाए एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
तो देखो भाई, आपको अगर कोई मान लो कोई चार्ज फाइंड आउट करना है, कोई सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, आपको दे दिया चार्ज की वैल्यू, यहाँ इतना चार्ज पड़ा है, यहाँ इतना चार्ज पड़ा है, यहाँ इतना चार्ज पड़ा है। अब चार्ज के तो 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपको नॉर्मली एल्जेब्रिक सम का रूल काम में लेना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब समझते हो आप? एल्जेब्रिक सम का मतलब अगर आपको कहते हैं 2 और 3 को ऐड करो तो कितने कहोगे आप? आंसर कितना कहोगे? 5। और मैं कहूँ कि -2 और -3 को ऐड करोगे तो क्या कहोगे आप? -5। मैं कहता हूँ 3 में ऐड करो -2 तो +1 रह जाएगा। तो एक्चुअली चार्ज जो है इसकी नॉर्मली जैसे आप ये ऐड कर रहे हो, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हो, वैसे वैसे चार्ज की कैलकुलेशन करना है। तो इसमें आपको लिखना है, बहुत सिंपल है, चैप्टर बिल्कुल कोई ज़्यादा हार्ड है ही नहीं है। तो लिखो द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम will be equal to algebraic sum of total charge of system। यानी एल्जेब्रिक सम वर्ड आ रहा है, बस एल्जेब्रिक सम करना है हमें, चार्ज को ऐड आउट करना है, बस खाली ऐड करना है नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सिस्टम है, अब देखो चार्ज के जो यूनिट बताया ना भाई, मैंने आपको चार्ज का यूनिट अभी लिखवाया, उसमें चार्ज के कुछ छोटे छोटे यूनिट्स भी होते हैं, स्मॉल यूनिट्स भी होते हैं। जैसे हमने लार्ज यूनिट डिस्कस किए थे, वैसे वैसे चार्ज के कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होते हैं। जैसे एक होता है चार्ज का मेन यूनिट, तो क्या होता है? कुलाम। पर एक जैसे कुलाम की जगह आ जाएगी ये स्मॉल m लिखा हो तो इसको कहते हैं मिली कुलाम। 1 मिली कुलाम का मतलब होता है 10⁻³ कुलाम। ये हमारे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक होता है जैसे माइक्रो कुलाम, ये म्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलाम। एक होता है पिको कुलाम, 10⁻⁻, जैसे नैनो कुलाम लिख लेते हैं, नैनो कुलाम 10⁻⁹ कुलाम, पिको कुलाम 10⁻12 कुलाम। तो एक्चुअली ये यूज़ आ सकते हैं। तो आप ये चार्ज के यूनिट जो है ये ध्यान रखें। जैसे ये सिस्टम के अंदर मान लो +2 माइक्रोकुलाम चार्ज पड़ा है, +3 माइक्रोकुलाम पड़ा है, -4 माइक्रोकुलाम चार्ज पड़ा हुआ। अब आपको कहते हैं टोटल चार्ज बताओ क्या है, तो ऐड करो भाई, +2 माइक्रोकुलाम, +3 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम, कितना हो गया? 5 और -3 कितना हो गया? +1 माइक्रोकुलाम। बस ये टोटल चार्ज आ गया सिस्टम का। नॉर्मली ऐसे ऐड करना है आपको। जैसे कोई सिस्टम है उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है -4 माइक्रोकुलाम, +4 माइक्रोकुलाम, तो भाई आपको कहते हैं टोटल चार्ज बताओ क्या सिस्टम का? ऐड करोगे -4 माइक्रोकुलाम में +4 माइक्रोकुलाम, देन टोटल चार्ज विल बी 0। क्लियर? सो टोटल चार्ज में भी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो आपको एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट करना है। अगर मान लो ऐसे हो जाए, जैसे क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, जैसे व्हाट डज इम्प्लाई या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। Q1 + Q2 = 0। Q1 + Q2 = 0 का क्या मतलब है? तो अपन को दिख रहा है Q1 + Q2 = 0 है, दैट मीन्स टोटल चार्ज 0 है सिस्टम का। और टोटल चार्ज 0 है तो अपन को पता है कि भाई Q1 + Q2 0, तो Q1 = क्या होगा? इसको इधर भेज दो, -Q2, यानी जो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है तो दोनों इक्वल है, बट साइन दोनों के अपोजिट है। भाई टोटल चार्ज 0 है ना, 0 तो कब होगा? ये देखो एग्जांपल दिया आपको, 0 चार्ज, 0 तभी होगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों इक्वल होने चाहिए। 1 चार्ज इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बोथ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन है ना भाई, ये डायरेक्शन को नहीं बताते हैं, ये नेचर को बताते हैं चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, चार्ज का जो नेचर जब कहा जाता है तो उसका साइन पूछा जाएगा आपको, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई, बहुत सिंपल थी मेरे ख्याल से, ज़्यादा हार्ड थी नहीं प्रॉपर्टी। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगी आपको। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर आपको शायद बोरिंग लग सकते हैं, बट है बहुत ईजी है ना। इसको मैं रफ कर लेता हूँ भाई। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, फिल इन ब्लैंक्स वाले, या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो इन्हीं सेक्शन में से बनते हैं। इसको हटा देते हैं। अब अपन बात करते हैं चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन। भाई पूरे यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व होता है,
charge neither be created nor be destroyed. Total charge of system, isolated system will be always conserved. ये चीज़ आपको लिखनी है। कंजर्व का मतलब सिंपल सी है कि जो चीज़ पहले जितनी थी वैसे बाद में भी रहेगी। टोटल में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। आप अंदर भले इधर उधर चेंज कर लो बट उसकी ऑल ओवर वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस यूनिवर्स में जितना चार्ज पड़ा है उतना ही रहेगा। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सेम जैसे एनर्जी कंजर्व होती है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो आप इसके अंदर आपको ये लिखना है भाई चार्ज कंजर्वेशन की डेफिनेशन, द टोटल चार्ज of an isolated system will be always conserved. That means charge neither be created nor be destroyed. समझ रहे हो इस चीज़ को? चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व। अब देखो इसको है ना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो भाई एक ये तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको कहीं किसी कभी जब एग्ज़ाम में आ जाता है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, तो ये एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ये अपने समझने के हिसाब से। जैसे मान लो आपके पास 2 ग्लास की रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड है। ग्लास दोनों रॉड्स को या कोई भी 2 रॉड्स है XYZ, दोनों रॉड्स को आपने रब किया, कोई और एक ग्लास की और एक एबोनाइट की आपने रब किया। रब करने पे मान लो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर इस पे चले गए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए भाई। फर्स्ट वाली रॉड ने इलेक्ट्रॉन लॉस करते कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड रॉड के ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, दैट मीन्स सेकंड रॉड विल बी नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। सेकंड रॉड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -2। अब जब पहले इनिशियल के अंदर मैंने दोनों रॉड ली थी तो दोनों के ऊपर चार्ज बिल्कुल था ही नहीं था, पहले इनिशियल में चार्ज नहीं था, तो इनिशियल चार्ज इनका कितना था, 0। इनिशियल में चार्ज 0 था। फिर मैंने दोनों को रब किया तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इस पे चले गए। अब इस पे चार्ज डेवलप हो गया, +2 चार्ज आ गया, इस पे भी चार्ज डेवलप हो गया, -2 चार्ज आ गया। लेकिन अब टोटल चार्ज पूरे का बताओ भाई, एक साथ एक का नहीं बताना है। सिस्टम ये दोनों की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो दोनों की एक साथ मिला के टोटल चार्ज देखो, इसका +2 और -2 कितना हो गया, फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज 0 हो गया, फाइनल चार्ज 0 हो गया। तो इनिशियल चार्ज भी 0 था, फाइनल चार्ज भी 0 है, इसका मतलब चार्ज कंजर्व है। तो जब भी आप यूँ मत सोचना कि सर इस बॉडी पे तो चार्ज आ गया ना, आपने तो कहा चार्ज क्रिएट ही नहीं हो सकता, तो ये तो क्रिएट हुआ ना। और भाई आपने ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है, तो इस पॉजिटिव को जब डेवलप किया तो क्या ऐसा हुआ क्या खाली अकेला एक पॉजिटिव ही डेवलप हुआ, पॉजिटिव को कैंसिल करने के साथ में नेगेटिव भी तो डेवलप हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाली ओनली पॉजिटिव ही डेवलप करो। अगर आप किसी जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हो तो जितना पॉजिटिव आपने डेवलप किया उतना कहीं और क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा, उसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो टोटल चार्ज था जितना अगर यहाँ नेगेटिव क्रिएट हुआ है तो साथ में कौन सा क्रिएट हो गया, पॉजिटिव, इसका अपोजिट भी कैंसिल प्रोड्यूस हो गया, ताकि टोटल चार्ज क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ऐसे आप इंडिविजुअल सेपरेटली पॉजिटिव डेवलप करना हो तो कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते। तो ये चार्ज कंजर्वेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल नीचे लिखना आप, मैं तो इधर साइड में लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में भी चार्ज कंजर्व होता है। केमिकल रिएक्शंस फॉलो द रूल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। हाउ, जैसे NaCl है, इसके ऊपर कहीं चार्ज दिख रहा है आपको, कोई नहीं दिख रहा है, न्यूट्रल है, यानी इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज भी 0 है। अब ये मान लो इसको मैंने पानी में डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बढ़ा दिया और NaCl जो है टूट करके कन्वर्ट हो गया Na+ और Cl- में, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, इसका Na+ का मतलब +1 चार्ज और इसका -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज अब कितना फाइनल, अभी भी 0 है भाई, दोनों का चार्ज मिला करके कितना है टोटल चार्ज, 0। सो अगेन हियर टोटल चार्ज इज 0, चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व। और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन चार्ज कंजर्वेशन के, आप इनको नोट डाउन करें, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
अब मैं थर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं ना भाई, हालांकि हमारे पूरा एक चैप्टर है, कंप्लीट एक बड़ा चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स। उस चैप्टर में अपन डिटेल से बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। जैसे केमिकल रिएक्शन चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करती है, वैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करती है। तो इसका थर्ड एग्जांपल और है हमारे पास इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस भाई मैं बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस बना सकता हूँ। अब आप देखना थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शंस को नोटेट करने का, लिखने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। तो डिफरेंट तरीका कैसे है समझना इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिख लिया मैंने ये 1H2 + 1H3 2He4 और 0N1। अब मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या है, इन सब का नोटेशन का क्या है। देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे जैसे H का मतलब है हाइड्रोजन और 1 है, इसका मतलब ये 1 एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। तो 1 जो है एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर? तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन का चार्ज 1 ही होगा। यहाँ देखो फिर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन में एक ही चार्ज है इसका। तो ये नीचे जो लिखा हुआ है वो है चार्ज। यानी कोई भी कैसा भी न्यूक्लियस में लिखूँ तो नीचे आएगा उसका चार्ज। क्या आएगा? चार्ज। हमेशा नीचे जो लिखा हुआ होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2, ये उसका मास नंबर है। कौन सा नंबर है? मास नंबर। मास नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दैट मीन्स दिस नंबर इंक्लूडेड न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को इंक्लूड कर रहा है। यानी ये जो 2 है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है। इसको मुझे नहीं देखना है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में चार्ज भी कंजर्व होता है और ये मास भी कंजर्व होता है। जैसे आपके सामने एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी हुई, ये रिएक्शन से पहले की बात है, ये रिएक्शन से बाद की बात है। रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज देखो कितना है? 1 + 1। नीचे चार्ज है कितना है? 1 + 1 2। और रिएक्शन के बाद देखो कितना चार्ज है भाई, फाइनल चार्ज कितना है? तो 2 + 0 कितना हो गया? 2। तो पहले भी इनिशियल चार्ज भी 2 है, इनिशियल में भी 1 + 1 कितना हो गया? 2। और फाइनल में भी कितना है? 2 है टोटल चार्ज। इसको समझ रहे हो भैया? अच्छा, मास भी कंजर्व है वैसे। 2 + 3 कितना है? 5 और 4 + 1 कितना है? 5। तो यहाँ मास भी कंजर्व है। तो एक्चुअली अपन यहाँ पे कह सकते हैं चार्ज और मास दोनों कंजर्व होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। नीचे चार्ज है, ऊपर मास है। ये बात ध्यान। जैसे ये क्या है? H क्या है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये N का मतलब न्यूट्रॉन है। और एग्जांपल देता हूँ भाई मैं। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन के तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। 6C12 + 1H1 2He4 + 5B9, ये रिएक्शन है। देखो इसमें 6 + 1 कितना है? 7 और 2 + 5 कितना हो गया? 7। 12 + 1 कितना हो गया? 13 और 9 + 4 कितना हो गया? 13 हो गया। यहाँ पे भी कंजर्व है। और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको दूँ। एक होता है एनाइलेशन। ये एनाइलेशन जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये जो प्लस लगाया ना मैंने ई के ऊपर प्लस, ये आप न्यूक्लियर रिएक्शन चैप्टर के अंदर समझोगे भाई। ये इलेक्ट्रॉन है और इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। सेम इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, मास भी इलेक्ट्रॉन का जैसा, लेकिन चार्ज इसका पॉजिटिव होता है। तो -1 और +1 टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। और ये दोनों आपस में जैसे ऐड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो एक ये गामा फोटॉन बनता है। फोटॉन है ये, गामा फोटॉन, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका चार्ज, गामा फोटॉन का चार्ज तो कुछ होता ही नहीं। ऊपर मैंने कुछ चार्ज लिखा क्या? नहीं लिखा था। ये भी चार्ज 0 है और यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे भी चार्ज कंजर्व है। और एग्जांपल देता हूँ मैं, एक पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जो है इसमें क्या होता है? एक अकेला जो गामा है वो टूट जाता है एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन + इलेक्ट्रॉन, अकेला एक गामा टूटता है। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन।
ये देखो दोनों आपको लग रहा है सर ये तो एक जैसे होने चाहिए ना, इसमें अगर 2 गामा बने तो 2 गामा से मिलकर ये बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, इसमें साथ में कुछ रोल एनर्जी का भी होता है, एनर्जी का भी रोल होता है, इसमें एनर्जी होती है, ऐड होती है, तो वो सब न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर बात होगी इनके बारे में। ये आपको तो खाली चार्ज को नोट करना है, देखना है चार्ज कंजर्वेशन के एग्जाम्पल से। एग्जाम में कोई भी एक एग्जाम्पल आता है तो आप कोई भी इनमें से लिख सकते हो। इसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, अपन न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कहूँ फाइंड एक्स, और एक मैं रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। एक्स क्या पता करना आपको, यानी एक्स का सिंबल बताना है, कौन सा है, क्या एटम है, इसका एटॉमिक नंबर बताना है, इसका मास नंबर बताना है। तो आप सब एक बार मतलब इसको देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना भी। पहले मैं ना रूल लगा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन कहता है इनिशियल चार्ज इक्वल टू कौन सा चार्ज, फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना है भाई, यहाँ रिएक्शन से पहले 3 + 2 कितना है 5, और इधर कितना चार्ज है, इसका तो मुझे चार्ज ही नहीं पता, तो मैं इसके चार्ज को क्या लिख लेता हूँ चार्ज, और इसका तो चार्ज नीचे लिखा हुआ 0। तो 3 + 2 5 में से 0 माइनस करोगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, चार्ज की वैल्यू 5 ही तो आ रही है। तो मुझे एक्स का चार्ज पता चल गया 5। क्लियर। अब मैं बात करूँ ये इसकी मास कंजर्वेशन लगा देता हूँ, लो यहाँ लिख लेता हूँ मास कंजर्वेशन। तो इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास। तो इनिशियल मास कितना है भाई, 7 + 4 कितना हो गया भाई 13, और यहाँ इसका एक्स का तो मुझे मास पता ही नहीं है यार, और इसका न्यूट्रॉन का कितना मास है 1, तो इस 1 को उधर भेज दो, 13 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा मास, 12 रह गया 12। अब आप ये मास के पीछे यूनिट केजी वेजी मत लगा देना, ये मास नंबर है एक्चुअली। तो अब फाइनली नाउ अब मेरे पास एक्स आ चुका है भाई, मुझे एक्स का नीचे तो लिखना है चार्ज और ऊपर क्या लिखना है मास। तो बताओ एक्स का चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ पे फाइंड आउट किया 5, और मास कितना है एक्स का 12। तो आप अब पीरियडिक टेबल में देखो, टैली करो कि 5 नंबर पे कौन आता है। तो फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम, फोर्थ पे बेरिलियम, और फिफ्थ पे आता है बोरॉन। तो दैट मीन्स एक्स कौन है, बोरॉन है, बोरॉन बी 5 12। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब अपन पढ़ रहे हैं चार्ज क्वांटिजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन, ठीक है। देखो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, ठीक है ना, उसकी एक सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू है। जैसे पानी है, पानी अपन को कैसे एकदम कंटिन्यूस दिखता है लगातार, पर जैसे शक्कर के टुकड़े एक एक दाने दिखते हैं अपन को, आराम से गिन सकते हैं। नमक भी छोटे छोटे अपन को टुकड़े दिखते हैं, पर पानी एकदम फैला हुआ है कंटिन्यूस। तो एक चीज़ होती है कंटिन्यूस जिसका कोई मिनिमम वैल्यू दिखती नहीं, ऑब्जर्व नहीं होती, वो तो होती है कंटिन्यूस। और क्वांटाइज्ड का मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई। तो चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। जैसे अपन यहाँ पर्सन बैठे हुए हैं, अपन काउंट करें 1 2 3 4 है, 5 होंगे, 4 and 5 4 and हाफ हो सकते हैं अपन, ऐसे नहीं हो सकते। तो अपना एक मिनिमम नंबर है 1, उससे कम नहीं हो सकता। तो वैसे वैसे चार्ज की भी एक सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू होती है, उससे कम आप चार्ज को नहीं कर सकते, उसका फ्रैक्शन नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उससे मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। चार्ज फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। तो ये डेफिनेशन है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है। तो आप लिखो डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized. That means electric charge, total charge of system can be expressed in term of integral multiple of minimum अमाउंट। देखो मिनिमम वर्ड आया है, मिनिमम अमाउंट विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और ये मिनिमम चार्ज किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो चार्ज का मिनिमम अमाउंट में सबसे मिनिमम अमाउंट होता है चार्ज का 1.6 इंटू 10⁻⁹, इससे छोटा और नहीं कर सकते, इसलिए अपन कहते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो अब एक बार एक एग्जांपल देख लो भाई। देखो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया था, ये न्यूक्लियस है, कितने प्रोटॉन पड़े 4, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। प्लस कितने मुझे बताओ 4, और माइनस कितने हैं 4। टोटल चार्ज कितना हो गया इसका 0 हो गया। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ, तो प्लस कितने हैं बताओ 4, और माइनस कितने हैं 3। तो 4 में से 3 गए तो कितना रह गया 1, यानी ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हटाने पे एटम कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब मुझे यूँ बताओ, मुझे ऐसे बताओ कि क्या मैं डेड इलेक्ट्रॉन हटा सकता हूँ क्या? अब मैं एक इलेक्ट्रॉन और हटाऊँगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा भाई, +2 चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी बॉडी को मैं चार्ज दूंगा तो +1 दूंगा, +2 दूंगा, +3 दूंगा, +4 दूंगा, यानी एक मिनिमम नंबर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसके इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर नंबर समझते हो ना, 1 2 3 4 5, ये इंटीजर नंबर है। यानी टोटल चार्ज मैं किसी भी को दे रहा हूँ तो किसकी फॉर्म में दे रहा हूँ, इंटीजर फॉर्म में। और किसका मिनिमम अमाउंट कितना है चार्ज का, ये वाला। तो आप मुझे यूँ बताओ कि जो टोटल चार्ज होगा, देखना भाई अब एक छोटा सा करेक्शन होगा, किसी को भी मैं टोटल चार्ज दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन हटाया मैंने तो कितना चार्ज आया बॉडी के ऊपर +1। अब आप इसको +1 नहीं कहोगे, 1 तो नंबर है इलेक्ट्रॉन का, 1 हटाया यानी एक इलेक्ट्रॉन हटाया, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है इतना, जिसको आप क्या कहते हो ई कहते हो ना ई। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटाया न्यूट्रल एटम में से, 4+ थे 4- थे, एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो इस पर चार्ज कितना आया +1। ई लिखना है, ई से मल्टीप्लाई करके अब चार्ज हुआ है। यानी अभी तक मैं ये +1 +2 लिख रहा था ना, वो गलत था। ई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे यूँ बताओ, मैं 2 इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो कितना चार्ज आ जाएगा +2 ई। 3 हटाऊंगा तो +3, और n इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो कितना चार्ज आ जाएगा Ne। ऐसे कैसे मैं चार्ज अगर ऐड करूंगा, चलो न्यूट्रल एटम है 4+ ना 4-, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो चार्ज कितना आ जाएगा -1e, -2e, -3, और इसको शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं +- Ne। तो अब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी अगर आप एग्जाम में लिख लेते हो, बोर्ड में देखो ऐसे भी नंबर मिलते हैं, आप चार्ज क्वांटिजेशन पूछ रहे डिफाइन करो, किसी को डेफिनेशन नहीं आती है तो कम से कम ये फॉर्मूला लिखो, Q = Ne। n जो है वो इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, और E क्या है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कौन सा चार्ज है ये, और ये चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू है भाई। इसी मिनिमम वैल्यू को आप कहते हो क्वांटा, क्या कहते हो क्वांटा। कोई भी चीज़ जैसे एनर्जी है, एनर्जी का क्वांटा होता है फोटोन, कौन होता है फोटोन। एनर्जी की सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं फोटोन। तो एनर्जी का क्वांटा होता है फोटोन। तो एग्जाम में आ जाए कि राइट दी क्वांटा ऑफ चार्ज, तो चार्ज का क्वांटा मतलब चार्ज की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। ये है क्वांटा ऑफ चार्ज, इसके ब्रैकेट में लिख लेना भाई, क्वांटा ऑफ चार्ज। समझ रहे हो इसको। तो एग्जाम में देखो भाई, बोर्ड में ऐसे भी नंबर दिए हुए हैं, देते हैं, अगर चार्ज क्वांटिजेशन पूछ लिया और कोई स्टूडेंट को कोई डेफिनेशन नहीं आ रही, खाली Q = Ne भी लिख लेता है तो उसको नंबर मिलते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप सीधा दिमाग में ये चार्ज क्वांटिजेशन का फॉर्मूला लाना। कैसा भी आगे कूलम के फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो मिक्सअप होकर के ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेंगे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ये चार्ज क्वांटिजेशन वाला। अब मैं एक आपको बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ नोट के अंदर, जिसको नोट में लिखना होगा, ठीक। देखो अब आपको ये तो भाई कंप्लीट हो गया चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में। रूल आ गया, क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज का मिनिमम अमाउंट होता है, और मिनिमम अमाउंट कितना होता है इतना। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता किसी भी बॉडी पे। एक साइंटिस्ट था मिलिकन, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप, और उसी समय पहली बार पता चला था चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, और उसने E की वैल्यू उसी ने निकाली थी, मिलिकन ने। तो आप नोट में कहीं अटैच कर देना कि जो चार्ज क्वांटिजेशन इज फाइंड आउट बाय दी मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पूरा डिटेल में तो है नहीं आपके, तो इसलिए उसके ऊपर बात नहीं कर रहे अपन। अब देखो नोट में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अब आप मुझे यूँ बताओ, सबसे कम चार्ज कितना होता है, मिनिमम E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹।
तो कभी ऐसा हो सकता है E/2 चार्ज, E/2, E का आधा थोड़ी हो सकता है, E का 1/3 भी नहीं हो सकता चार्ज, पर फिर भी कुछ ऐसे पार्टिकल मिले हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल मिले हैं जिनके ऊपर चार्ज E का फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन E से भी कम होता है, उनको कहते हैं क्वार्क पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? तो क्वार्क पार्टिकल्स। ये जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं भाई, ये दो होते हैं क्वार्क पार्टिकल्स, एक होता है अप क्वार्क, U से डिनोट करते हैं, और इसका चार्ज होता है 2E/3 प्लस का, प्लस 2E/3, और एक होता है डाउन क्वार्क, इसको D से डिनोट करते हैं और इसका चार्ज होता है -E/3। कितना होता है? -E/3। तो अब मुझे यूँ बताओ कि आप फिर तो चार्ज क्वांटिजेशन रूल जो है क्या वो वायलेट हो गया, क्या गलत हो गया, क्या वायलेशन हो गया, उसमें गलत हो गया क्या? फिर नेचर में कुछ चार्ज ऐसे भी मिले जिन पे चार्ज E से भी कम है, तो क्या चार्ज क्वांटिजेशन रॉन्ग हो गया फिर तो ये? तो एक्चुअली सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये कभी भी इंडिविजुअल सेपरेट नहीं रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, पर ये आपस में क्वार्क पार्टिकल्स कंबाइंड होकर रहते हैं, और ऐसे कंबाइंड होंगे कि टोटल चार्ज वापस किसके इक्वल हो जाएगा? मिनिमम चार्ज E के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो प्रोटॉन, देखना भाई, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन जो बनता है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। तो इसका चार्ज कितना अप क्वार्क का, बताओ कितना है? 2E/3। इस अप क्वार्क का भी चार्ज कितना होता है? 2E/3। मैंने क्या कहा? ये न्यूक्लियस में होता है क्वार्क पार्टिकल्स, और प्रोटॉन भी किस में रहता है? न्यूक्लियस में। तो एक प्रोटॉन बनता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से, तो 2E/3 और एक डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है? -E/3। अब इसको ऐड करो, कितना है? तो आप 3 एल्शियम ले लो, 2E और 2E कितने E हो गए? 4E में से एक E माइनस हो गया, तो कितने रह गए भाई? 3E रह गए ना, 3 से 3 कट गया, तो चार्ज कितना आ गया बताओ? +E आ गया। देख लो, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +E तो होता है। ये देखो न्यूट्रॉन की मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, दिखे नहीं तो इसलिए। न्यूट्रॉन जो बनता है वो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बनता है, आप नोट में लिखना ये। तो अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है बताओ? 2E/3, और डाउन क्वार्क का होता है -E/3 और -E/3। अब आप इसको एल्शियम लेके देख लो, 3 एल्शियम ले लूँगा मैं, 2E प्लस का -E माइनस का 2E, कितना हो गया टोटल चार्ज? 0। और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 ही तो होता है, तो चार्ज क्वांटिजेशन रूल रॉन्ग नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इवन E से भी कम चार्ज मिला है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो मिला सेपरेट नहीं मिला है, कंबाइंड होकर के रहते हैं, और ऐसे रहते हैं कि वो चार्ज क्वांटिजेशन रूल फॉलो हो जाए। इनको कहते हैं क्वार्क पार्टिकल्स। और न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी, वो सब इन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और आप एक बार इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें, देख लें। चार्ज क्वांटिजेशन पर अपन को क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं।